जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 30 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को इबोला मुक्त या इबोला फ्री घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा युगांडा। तो दोस्तों, इबोला एक प्रकार की बीमारी है, तो उससे फ्री हाल ही में युगांडा को डिक्लेयर किया गया है। तो हुआ क्या है कि जून में युगांडा देश में इबोला का अंतिम रोगी आया था, उसके बाद से वहाँ पर इबोला बीमारी का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए हाल ही में युगांडा को इबोला फ्री घोषित किया गया है। इबोला के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक गंभीर और अत्यधिक घातक वायरल रोग है और ये वायरस के कारण फैलता है। तो यह इबोला वायरस के कारण फैलता है, यानी कि इसका जो कारक है वो इबोला वायरस है। इसकी पहचान पहली बार 1976 में सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में की गई थी और इसका जो नाम रखा गया है यह इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, इसका जो संक्रमण होता है वो किसके कारण होता है? तो फल खाने वाले चमगादड़ के माध्यम से इसका संक्रमण फैलता है। तो दोस्तों, यह संक्रमित व्यक्ति या पशु के रक्त, शारीरिक द्रव और ऊतकों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है, यानी कि ये पशुओं के माध्यम से एक दूसरे में फैलता है। और इसमें होता क्या है, इसमें तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों में दर्द और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्त्राव भी होता है, यानी इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इसमें जो मृत्यु दर है वो 25 से 90% के बीच में है। दोस्तों, युगांडा देश के बारे में अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कंपाला इसकी राजधानी है और सीलिंग यहाँ की करेंसी है। और वर्तमान में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं योवेरी मुसेवेनी। और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। ये आप युगांडा देख सकते हैं और यहाँ पर है विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों, हाल ही में विमको ICS सी फेरियर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 को जारी किया गया है और इसको बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल और इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ शिपिंग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि भारत में 3.11 लाख से अधिक समुद्री पेशेवर हैं। तो भारत में 3.11 लाख ऐसे लोग हैं जो समुद्र में काम करते हैं, यानी बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं उनमें काम करने वाले लोग हैं, यानी जो कंटेनर शिप है उसमें काम करने वाले लोग हैं। तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो भारत में जो समुद्री पेशेवर हैं उनका 12.16% है। और सबसे ज़्यादा समुद्री पेशेवर किस देश में है? वो है फिलीपींस में, यानी पहले स्थान पर फिलीपींस है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 को जारी किया गया था, जिसमें भारत विश्व में 5वें स्थान पर रहा है और सूची में लगभग 52 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल रहे हैं। NCRB के अनुसार प्रमुख भारतीय शहरों में बेंगलुरु में सुसाइड की जो दर है वो सबसे अधिक बताई गई है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल पर्यावरणीय तनाव का सामना कर रहे हैं। टाइम 100 सूची 2026 में सुंदर पिचई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना को शामिल किया गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2026 में भारत 167 देशों में 94 नंबर पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 127वें स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा है। ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में अमेरिका, चाइना और सिंगापुर टॉप पर रहे हैं, जबकि भारत 6वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश किस न्यायालय ने दिया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूरी तरह से बंद करने का आदेश हाल ही में दिया है। ठीक है, तो इसकी जानकारी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। और आदेश किसने दिया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश दिया है।
इसका जो लाइसेंस है ये अप्रैल 2026 में रद्द हुआ था और इसका लाइसेंस रद्द करने का या इसे बंद करने का कारण ये है कि इसने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। और दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो पेटीएम ऐप है और यूपीआई है और अन्य डिजिटल भुगतान सेवाएं हैं ये सामान्य रूप से जारी रहेंगी, लेकिन जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है ये बंद हो जाएगा। बाकी आप यूपीआई के माध्यम से इससे पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेमेंट्स बैंक मतलब ये एक प्रकार का पेमेंट्स बैंक है और इसको रेगुलेट करता था आरबीआई। पेमेंट बैंक क्या होते हैं, तो इसमें सीमित बैंकिंग सेवाएं होती हैं, यानी कि इसमें कुछ लिमिटेड बैंकिंग सेवाएं होती हैं और इसमें पैसे को जमा किया जा सकता है, बचत और चालू खाते खोले जा सकते हैं, डेबिट एटीएम कार्ड जारी किए जाते हैं, यूपीआई और अन्य माध्यमों यानी ऑनलाइन भुगतान करने की सेवाएं इसमें उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये ऋण नहीं दे सकता है और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। तो ये पेमेंट बैंक कहलाते हैं। तो इसी प्रकार का एक बैंक था पेटीएम का, जिसे पेटीएम पेमेंट बैंक बोला गया था। अब इसे बंद करने का आदेश दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरजिंदर कौर ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं तो इसमें हरजिंदर कौर ने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। तो महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और इन्होंने 227 किलोग्राम का वजन उठाया है। इसके अलावा गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है और यह कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में पुरुष 10,000 मीटर में पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 10,000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? गुलबीर सिंह। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों भारत ने वेट लिफ्टिंग में अब तक कुल 7 मेडल जीते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि किसने कौन सा मेडल जीता है। तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर मेडल ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और बल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव और हरजिंदर कौर ने जीता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो बिंदिया रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, एनाटोमिस्ट डॉक्टर गुंटूर वॉन हैगेंस का संबंध किस देश से था जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी के एक एनाटोमिस्ट थे डॉक्टर गुंटूर वॉन हैगेंस, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। अब इनके बारे में आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने प्लास्टिनेशन तकनीक का आविष्कार किया था। ठीक है, तो प्लास्टिनेशन तकनीक के आविष्कारक डॉक्टर गुंटूर वॉन हैगेंस का हाल ही में निधन हुआ है, जो जर्मनी के थे और इनका निधन 24 जुलाई 2026 को हुआ है। और उन्होंने जो प्लास्टिनेशन तकनीक है इसका आविष्कार 1977 में किया था। दोस्तों अब हम प्लास्टिनेशन तकनीक को समझते हैं, ये क्या है। तो प्लास्टिनेशन तकनीक में होता क्या है कि जो मृत व्यक्ति होता है उसके तरल पदार्थों और उसके फैट को हटा लिया जाता है और उसके स्थान पर रेजिन, सिलिकॉन, रबर और एपॉक्सी जैसे पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उस मृत व्यक्ति के जो अंग हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो इस तकनीक को प्लास्टिनेशन तकनीक बोला जाता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो शव है उसके अंगों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। ठीक है, तो जो मृत शरीर होता है उसे जो तरल पदार्थ हैं वो निकाल लिए जाते हैं और उसकी फैट को निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पर रेजिन, सिलिकॉन, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। 2026 के हाल ही में जो प्रमुख निधन हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो सर गारफील्ड सोबर्स का निधन हुआ है। ये वेस्ट इंडीज़ के महानतम क्रिकेटर रहे हैं। इनको आप ज़रूर नोट करिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इनके बारे में। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हुआ है, जो कि कतर के पूर्व अमीर थे। और फ्रांकोइस एंगलर्ट का निधन हुआ है, जो कि हिग्स बोसॉन के खोजकर्ता थे। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट करिएगा। सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। माधव गाडविल का निधन हुआ है, प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विज्ञानी थे। तीजन बाई का हाल ही में निधन हुआ है, छत्तीसगढ़ से ये संबंधित थी, पंडमानी लोक गायिका थी।
मनोज कोठारी का निधन हुआ है, ये पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन रहे हैं। कविंद्र पुरकायस्थ का निधन हुआ है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनेता रहे हैं। और भारती राजा का निधन हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन है, पीएम अजय योजना को किस अवधि तक बढ़ाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों पीएम अजय स्कीम को एक्सटेंड किया गया है 2026 से 31 तक के लिए। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो पीएम अजय योजना अब 2026 से 31 तक जारी रहेगी। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो चलिए पीएम अजय योजना के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो 2021-22 में हुई थी और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीम है। और इसमें एससी समुदाय यानी अनुसूचित जाति का जो समुदाय है उसका आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि कुछ गांवों को चुना जाता है जहां पर एससी समुदाय ज़्यादा है। ठीक है, तो उस गांव का समग्र विकास किया जाता है, यानी वहां पर आजीविका के साधन, कौशल विकास और आय की सृजन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा जो एससी के विद्यार्थी हैं उनके लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पीएम अजय योजना है ये अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोम संविधि या रोम इंस्टीट्यूट से हटने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो दोस्तों हाल ही में वेनेजुएला ने रोम संविधि से हटने की घोषणा की है। तो रोम संविधि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोम संविधि या रोम इंस्टीट्यूट से हटने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो दोस्तों होता क्या है कि जो देश इसमें शामिल होता है यानी कि रोम संविधि में शामिल होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बन जाता है। तो हाल ही में वेनेजुएला ने इस रोम संविधि से हटने की घोषणा की है, जिसके लिए निर्देश किसने दिए हैं? वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज, उन्होंने ये कहा है कि अब वेनेजुएला देश जो है वो रोम संविधि से हट रहा है। ठीक है, इसकी सूचना संयुक्त राष्ट्र को हाल ही में भेजी गई है। तो वेनेजुएला का मानना ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ये ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप और जो लैटिन अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, उनको निशाना बना करके काम करता है। ठीक है, और वेनेजुएला के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है इसका उपयोग किसी भी देश की संप्रभुता को कमजोर करने, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए वेनेजुएला ने इससे अलग होने का फैसला लिया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की। तो इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 2002 को हुई थी। हैग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसका जो आधार है वो है रोम संविधि 1998। और भारत आईसीसी का मेंबर नहीं है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। इसका काम क्या होता है, अगर कहीं पर नरसंहार होता है या मानवता के विरुद्ध अपराध होता है या युद्ध अपराध होता है या आक्रमण होता है तो उसके अपराध की सुनवाई करना इसका काम होता है। वेनेजुएला देश के बारे में अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। कराकास इसकी राजधानी है और यहाँ की वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज। यह भी हाल ही में भारत की यात्रा पर भी आई थी, इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। और बोलीवर यहाँ की करेंसी है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजेल फॉल्स यहीं पर स्थित है। अब कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं वेनेजुएला देश से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए 24 जून 2026 को हाल ही में 7.2 और 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें हजारों लोग मर गए हैं। ठीक है, और भारत ने इसी भूकंप में वेनेजुएला की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन अमिस्ताद। इस ऑपरेशन को जरूर नोट करिएगा, स्टार लगा लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वो भारत ने वेनेजुएला की मदद करने के लिए चलाया था, क्योंकि वहाँ पर भूकंप आया था जिसमें बहुत नुकसान हुआ था, उसमें हजारों लोग मारे गए थे।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को इसी साल 3 जनवरी 2026 को अमेरिका की सेना के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं निकोलस मादुरो, और इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था और इन्हें अमेरिका ले जाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बचपन बाल परिसर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसी अवसर पर उन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। जैसे उन्होंने बचपन बाल परिसर का उद्घाटन किया है, किलकारी का उद्घाटन किया है जो बच्चों के लिए एक खेल क्षेत्र है। इसके अलावा समर्थ आंगनबाड़ी सह पालन का शुभारंभ किया है जो बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषणकारी वातावरण है। राही का उन्होंने शुभारंभ किया है जो कि राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों और निवासियों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रदान करता है, और इसकी विशेषता है कि यह बस सेवा पूरी तरह महिलाओं के द्वारा संचालित होगी। राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरसेप्टर का शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने एक बहुभाषी ई ऑडियो गाइड ऐप भी शुरू किया है। तो ये उन्होंने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर ये परियोजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और इनका जो कार्यकाल है ये 25 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था उपरवेड़ा मयूरभंज ओडिशा में, और ये संथाल जनजाति से हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं वो संथाल जनजाति से आती हैं, और ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही हैं 2015 से 2021 तक। ओडिशा सरकार में मंत्री भी रही हैं और ओडिशा में रायरंगपुर से विधायक भी रही हैं। ठीक है, और फिर बाद में जाकर के 2022 में हमारे देश की राष्ट्रपति बनती हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा कि ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अच्छा, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है भारत की, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे बहुत सरल है, आप बता दीजिए। और स्वतंत्र भारत में सबसे कम आयु में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाली भी व्यक्ति हैं, ओडिशा से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं, इनको नोट करें आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का हिंदी संस्करण किस संस्थान ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली ने मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का हिंदी संस्करण विकसित किया है, और इसमें एम्स नई दिल्ली और IHBAS नामक जो संस्था है उसने सहयोग किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि स्ट्रोक के बाद होने वाली एफेसिया के उपचार में सहायता करना। ठीक है, तो एफेसिया जब किसी को होता है तो वो बोल नहीं पाता है, अगर किसी को स्ट्रोक आता है तो वो बोल नहीं पाता है, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि एक मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी को अपनाया जाता है जिसमें संगीत का उपयोग किया जाता है और किसी के बोलने की क्षमता को विकसित किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आता है और वो बोल नहीं पाता है तो इसमें संगीत के माध्यम से उसके बोलने की क्षमता को विकसित किया जाता है जिससे वो थोड़ा बोलने लगे। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि जो ये मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी थी ये इंग्लिश में थी और विदेशी भाषाओं में थी, हिंदी में इसका मतलब ये थेरेपी हिंदी में उपलब्ध नहीं थी। अब इसको IIT दिल्ली ने हिंदी में भी उपलब्ध कराया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है, और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2011 में की गई थी, और इसका उद्देश्य है मित्रता, शांति, एकता, इन सभी को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देना। और 30 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा 2013 में की गई थी। इसका उद्देश्य है मानव तस्करी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 2026 की थीम है इसकी ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। तो ये थीम आप नोट कर लीजिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? रूपमणि गढ़। भारत में किन मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों का ट्रायल किया जाएगा? तो 10 रुपये और 20 रुपये। भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल
पॉम कॉम्प्लेक्स किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? गोदरेज एग्रोवेट के द्वारा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है? शर्मिला धनखड़ ने। ISSF विश्व कप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है? ईसा सिंह ने। और भारत चाइना सीमा व्यापार किस दर्रे के माध्यम से फिर से शुरू किया गया है? तो नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम राज्य में है। भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला एंटी ड्रोन सिस्टम किस कंपनी ने पेश किया है? जेन टेक्नोलॉजीज। भारत का सबसे बड़ा एविएशन बैटरी निर्माण संयंत्र किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? ड्रीम फ्लाई इनोवेशंस के द्वारा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था शर्मिला धनखड़। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर शर्मिला धनखड़ बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता कौन बना है?